वेलकम बैक टू द लॉ वाला चैनल। मैं हूं इसरा खान, आपकी लॉ मेंटर, और लॉ वाला के फाउंडेशन बैच पे अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कवर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को के नेचर को समझने की कोशिश करी। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर वो यूनिटरी है, या फिर उसको हम लोग क्वासी फेडरल भी कह सकते हैं? ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर करी। अब आज इस लेक्चर में हम लोग सेलिएंट फीचर्स देखने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब ये सेलिएंट फीचर्स क्या होते हैं? देखिए, सेलिएंट फीचर्स, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेलिएंट फीचर्स होते हैं वो उसको दूसरे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंशिएट करते हैं। क्या यूनिकनेस है आपके कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या वो सारे प्रोविजंस हैं, क्या वो सारे चैप्टर्स हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम द अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। यही है सेलिएंट फीचर्स। इनको वन बाय वन करके हम लोग हर एक सेलिएंट फीचर्स को कवर करने वाले हैं। ये जो सीरीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट के लिए बहुत 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 एसेंशियल है। चाहे वो लॉ स्टूडेंट हो, चाहे वो क्लैट एस्पिरेंट्स हो, या फिर वो जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स हो। एंड अकॉर्डिंग टू मी ये सारे, चाहे लिमिटेड नहीं है जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स के लिए, हर एक एग्जाम जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूछा जाता है उसके लिए ये वीडियो, ये सारी जो वीडियोस हैं, जो सीरीज है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, एंड फॉर दैट फैक्ट जितनी भी सब्जेक्ट्स हम लोग कवर कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और डेली टारगेट्स देख लेते हैं। देखिए, हम लोग आज के सेशन में सेलिएंट फीचर्स कवर करने वाले हैं और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक एट अ ग्लांस लेंगे, यानी कि एक ब्रीफ समरी लेंगे कि किस तरह से लेजिस्लेट किया गया, कैसे ये डिवाइडेड है। ठीक है, ये समझने वाले हैं। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, देखिए कॉन्स्टिट्यूशंस अगर हम लोग बात करें तो दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन आप देख सकते हैं। एक होते हैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन और एक होते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम एज अ कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं उसका एक झुकाव आप देखोगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऐसे फीचर्स, ऐसे सेलिएंट फीचर्स जो इनको अन्य कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं, वही बन जाते हैं सेलिएंट फीचर्स। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है। ठीक है, क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन है। बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर्स भी हम लोग कह सकते हैं, उसको हम लोग बेसिक फीचर्स भी कह सकते हैं। और ये ले डाउन करी थी कौन से केस में? इट वाज ले डाउन इन द केसवानंद भारती केस। ठीक है, केसवानंद भारती केस बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये केस है। तो ये क्या है? ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर्स है, यानी कि ये प्रावधान जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं वो ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव है। वो ऐसे ढांचे, ऐसे पिलर्स हैं कि अगर वो पिलर्स हटा देंगे आप, इन फीचर्स, इन स्ट्रक्चर को आप हटा देंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गिर जाएगा। तो ये बात हो गई आपकी बेसिक फीचर्स की। और सेलिएंट फीचर्स क्या होते हैं? जो आपको डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम द अदर कंट्री, यानी कि क्या यूनिक है, क्या यूनिक है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, व्हाट इज यूनिक। वो प्रोविजंस जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को एनहांस करते हैं वो होते हैं आपके सेलिएंट फीचर्स। ठीक है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट करेगा और इसमें से सबसे जो बड़ा अमेंडमेंट, ठीक है, वो था 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसके थ्रू और बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स हुए जिसके थ्रू आपके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करे गए। और फिर फाइनली केसवानंद भारती केस में एक्चुअली जो ले डाउन किया गया था उसको ओवररूल करने के लिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था। तो बहुत सारे ऐसे टसल जो है वो जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में आप देखते रहेंगे, और ये सारी चीजें जो है चेंजेस, अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में किए जाते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप टच नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का एक ब्रीफ आउटलुक देखा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हम लोग जो सेलिएंट फीचर है वो देख लेते हैं, लॉन्गेस्ट नोन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप बात करो कॉन्स्टिट्यूशंस की, चाहे वो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन हो,
तो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो उनका एज सच कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, दे डोंट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वो अनरिटन रूल्स, बेसिकली उनके पास रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लेकिन उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में आता है। अब भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट नोन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसके बेसिकली आप 3-4 फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इनके अलावा सबसे पहला जो फैक्टर है वो है जियोग्राफिकल फैक्टर। इतना वास्ट कंट्री है जहां पे इतने सारे स्टेट्स हैं और सेंटर, तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर और स्टेट दोनों ही की पावर्स को ले डाउन करता है, तो फिर फाइनली उसको एक लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन को तो होना ही था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें हिस्टोरिकल फैक्टर्स की, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत ह्यूज था, और करीबन 3/4 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइम पे वही प्रोविजंस आपको मिलेंगे। उसके बाद जो हमारे फाउंडिंग, जो हमारे फोर फादर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, तो उन्होंने उनमें आप देखोगे सबसे ज्यादा जो आपको मिलेंगे वो है लॉयर्स, ठीक है, आपको लॉयर्स ज्यादा मिलेंगे। तो वहां पे आप देखोगे ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाता है ना, नॉटविथस्टैंडिंग, वेयरएज, सब्जेक्ट टू, तो ये सब क्या है, ये कोशिश ये करी जाती है कि उस प्रोविजन में सारे ही एस्पेक्ट्स को इंक्लूड कर लिया जाए। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्गेस्ट नोन कॉन्स्टिट्यूशन है। अदर रीजंस पे आ जाते हैं, बैग ऑफ बोरोइंग्स या बोरोइंग ऑफ प्रोविजंस। हमने बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं वो बोरो करे, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स ले लो, चाहे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज ले लो, और या फिर हमारा पार्लियामेंट का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो भी बोरोड है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बोरो करी हैं। तो बोरोइंग का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट ये नहीं समझे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कॉपी है, ठीक है। क्या कहा जाता है, कई बार ये कहते हैं लोग कि इट इज अ कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट आप नहीं कह सकते इसको, इसीलिए नहीं कह सकते क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूशन से, जिस भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने बोरो किया, वहां से हम लोगों ने बेस्ट क्वालिटी के जो प्रोविजंस थे वो हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करे। तो कॉपी पेस्ट हम लोग ने नहीं किया। हम लोग देखिए, अपनी भारत को हम लोग किसी और के चंगुल में फंसा चुके थे, ऑलरेडी हम लोग ब्रिटिश राज देख चुके थे और हमारा हॉरिफिक पास्ट था। तो हम लोग रिस्क नहीं ले सकते थे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करें और उसमें कोई भी लूप होल्स निकले। उन लूप होल्स से बचने के लिए हम लोगों ने हर एक कॉन्स्टिट्यूशन की बेस्ट प्रोविजंस उठाए, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट आज भी पड़ती है। पॉइंट में इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है। तो ये एक रीजन था हमारी लेंथ का, कॉन्स्टिट्यूशन इतना बल्कि है। अब कोई भी स्टूडेंट है, किसी से कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करे तो वो एकदम से घबरा जाता है क्योंकि बल्क इतना है, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन रीजंस हैं उसके पीछे और बहुत ब्यूटीफुल है। अंदर आप जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, इट इज द बेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट विच कैन बी फाउंड, बहुत अच्छा है, ठीक है। एक तो बात होगी बैग ऑफ बोरोइंग्स की, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटर एंड स्टेट। अब यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ सेंटर की बात नहीं करी जाती है या फिर सिर्फ स्टेट की बात नहीं करी जाती है। जैसे कि अगर आप यूएस में लीजिए तो जो फेडरल जो प्रोविजंस हैं, या फिर आप देखोगे फेडरल जुडिशरी अलग प्रोविजंस है, स्टेट जुडिशरी के अलग प्रोविजंस है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सेंट्रल एंड स्टेट दोनों ही के स्ट्रक्चर को ले डाउन करते हैं इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं, वास्टनेस ऑफ द कंट्री, वही जैसा कि मैंने आपको बताया द जियोग्राफिकल रीजन, ठीक है। इतनी बड़ी कंट्री है और इतना बड़ा ह्यूज ह्यूमंगस इसका पास्ट रहा है, चाहे वो प्रिंसली स्टेट की बात कर लीजिए, कैसे डिवाइड किया गया पार्ट ए पार्ट बी में, और जब इंडिपेंडेंस हम लोग को मिल रहा था। तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स है, जो प्रिंसली स्टेट्स का अलग होना, ये सारी चीजें उसको ह्यूज और ह्यूमंगस बनाती हैं, क्लियर। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 में दी हुई हैं और ये इलैबोरेट फॉर्म में है, कहीं पे भी कोई लूप होल नहीं मिलता है और इसको बेसिक स्ट्रक्चर कह दिया गया है। फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूट करती है और इसको आप कर सकता है पार्लियामेंट। देखिए, पार्लियामेंट चाहे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी आर्टिकल को अमेंड कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को, जैसा मैंने बताया जो केशवानंद भारती केस में ले डाउन किया गया उसको अमेंड नहीं कर सकता है, वो बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूट करता है।
उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास, नॉन जस्टिसेबल होते हैं ये, इनको कोर्ट में आप लेके नहीं जा सकते, लेकिन ये किस लिए होते हैं, ये स्टेट के गवर्नेंस के लिए होते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बेस करके जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो लॉज पास कर सकती है, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और लैंग्वेज बैरियर, यानी कि हमारी वास्ट कंट्री के साथ साथ हमारी कंट्री जो है वो डाइवर्स कंट्री है, ठीक है, डाइवर्स कंट्री है। चाहे वो रेस ले लीजिए, चाहे वो रिलीजन ले लीजिए, चाहे वो ट्राइब्स ले लीजिए, चाहे वो कम्युनिटी ले लीजिए, तो ऐसे केसेस में जो लैंग्वेज बैरियर है उसको दूर करने के लिए भी एक पूरा पार्ट हमें ऐड करना पड़ा। साथ ही साथ हम लोगों ने एक शेड्यूल ऐड किया। तो ये सारी चीजें जो है ये एक प्लस पॉइंट होता है इसके जो बल्कीनेस है उसको बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट सेलियंट फीचर पे आते हैं, अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये कहां पे मिलता है आपको, ये प्रियम्बल में मिलता है। तो ये क्या है, ये यूनिक बनाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। सबसे पहले सॉवरेन का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, यानी कि अब इंडिया जो है ये किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर अथॉरिटी। जैसा कि हम देखते चले आ रहे थे फ्रॉम द पास्ट, इंडिया अब इंडिपेंडेंट होगा, ये मतलब है सॉवरेन का। अब यहाँ पे जो कॉमनवेल्थ का एक क्वेश्चन अराइज होता है, तो ये कहा गया कि कॉमनवेल्थ से मेंबरशिप अगर इंडिया की है तो वो उसके ये जो सॉवरेन होने पे कोई भी उस पर अड़चन नहीं आती है। उसके बाद बात करें अगर हम लोग सोशलिस्ट और सेक्युलर की, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से वर्ड्स ऐड करे गए, और अगर सोशलिस्ट वर्ड ऐड ना भी करते तो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोशलिस्ट ही था। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, ओनरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करा जाएगा। अब यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बात है, किस तरह से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का आप ओनरशिप करोगे और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे बाय द स्टेट। तो ये क्या है, सोशलिस्ट है। हमारी कंट्री में कैसी इकोनॉमी है, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर हम लोग सेक्युलर होने की, तो हमारी कंट्री में जो सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके ऊपर बेस्ड है कि जो स्टेट है ना उसका खुद का कोई रिलीजन नहीं होता। तो ये क्या है, इसका मतलब ये है कि न्यूट्रलिटी को प्रमोट करता है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। सेक्युलरिज्म का मतलब यही होता है कि स्टेट का खुद का कोई भी रिलीजन नहीं है। उसके बाद डेमोक्रेसी की बात करें अगर, तो यहां पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी डेमोक्रेसी में किसको दी जाती है, द विल ऑफ द पीपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी हम लोगों ने किसको दिया, टू द पीपल, हम लोगों ने खुद ही अडॉप्ट कर लिया। तो विल ऑफ द पीपल इज द प्रायोरिटी। डेमोक्रेसी में हमेशा याद रखिएगा, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो मेन पावर होती है वो लोगों के पास होती है। द विल ऑफ द पीपल इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद रिपब्लिक होने की बात करें तो यहां पे रिपब्लिक से मतलब आपको एक ही चीज का समझना है, और मतलब रिपब्लिक का ये होता है कि इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, जहां पे भी इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होगा वहां पे आप समझ लीजिए रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और जहां पे इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट नहीं है वो क्या है, या फिर अगर हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वो कहां पे, जैसे कि हम लोग यूनाइटेड किंगडम में देखते हैं तो वो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। अब ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, बोरोड फीचर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश, ऑस्ट्रेलियन, वेइमार, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से करीबन 3/4 ऑफ द प्रोविजंस हैव बीन बोरोड। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो आप देखोगे आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेलिएंट फीचर है ये है कि यहाँ पे आपने किसी भी कंट्री से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आपने ले लिया, आपने उसको अडॉप्ट नहीं करा, आपने जो बेस्ट प्रोविजंस थे उस कॉन्स्टिट्यूशन के वो आपने उठाए। जैसे अगर आप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का लीजिए तो आपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लीजिए तो जुडिशियल सिस्टम आपने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद अगर आप आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लीजिए तो आपने डीपीएस भी वहां से उठा ली। तो जो अच्छी चीजें थी वो आपने हर एक कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई, और एजेंडा क्या था, काम कम करना एजेंडा नहीं था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिनों रात लगी हुई थी, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए लगी थी। एजेंडा ये था कि हमने इतना झेला हुआ था पहले से, और अब हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ऐसा कोई लूप होल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं छोड़ना है कि इस तरह से जो पावर हो
हमारी कंट्री पे, हमारी कंट्री के लोगों पे कोई आके कैप्चर कर ले। तो बेसिकली यही एजेंडा था, और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा बेस्ट प्रोविजंस, यहाँ पे याद रखिएगा, द बेस्ट प्रोविजंस हैव बीन बोरोड, बेस्ट प्रोविजंस हैव बीन बोरोड। इस सेंस में आपको इसको पढ़ना है। नेक्स्ट, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहां पे देखिए, अगर आप यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत रिजिड है यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इट इज वेरी रिजिड। और वहीं पे अगर आप यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, आप कहोगे मैम रिटन नहीं है, बिल्कुल है, उनके रूल्स, उनके रेगुलेशन है, इतना बड़ी साम्राज्य है, ऐसे नहीं चल रहा है, उनके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो वहां पे क्या है, वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही फ्लेक्सिबल प्रोसीजर है। अब इंडिया में हम लोगों ने क्या किया, इंडिया में हम लोगों ने ब्लेंड कर लिया, यानी कि रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को हमने ब्लेंड किया। रिजिड होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते, आप अमेंडमेंट करिए, लेकिन एक प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करिए, इतना स्पेशल भी ना हो कि इतनी रिजिडिटी हो जाए कि इतना डिफिकल्ट हो जाए अमेंड करना, और इतना भी फ्लेक्सिबल ना हो कि कोई भी उठा के उसको अमेंड कर दे। तो देयर शुड बी अ ब्लेंड, और वही ब्लेंड हमने अडॉप्ट किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके से अमेंडमेंट किया जा सकता है, और ये अमेंडमेंट का प्रोविजन आपको मिलेगा आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 में ये अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया है। सबसे पहले आप अमेंडमेंट कर सकते हैं बाय स्पेशल मेजॉरिटी, और ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। क्लियर हो गई बात। तो एक तो आपने स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट का प्रोसीजर दे दिया, उसके बाद आपके पास जो सेकंड तरीके से आप कर सकते हो वो है स्पेशल मेजॉरिटी अलोंग विद द रैटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स। तो यहां पे हाफ ऑफ द स्टेट से आप रैटिफिकेशन करवाते हो ऐसे प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए। जैसे कि अगर आप पार्ट 5 चैप्टर 5 ले लीजिए, अगर आप आर्टिकल 54, 55 ले लीजिए, तो ऐसे केसेस में आपको रैटिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट होगी। और फिर सिंपल मेजॉरिटी आती है, दैट इज द 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप। और ये सिंपल मेजॉरिटी के बहुत सारे ऐसे आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 को भी आप सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करने का जो प्रोविजन है, जैसे कि आर्टिकल 169 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर्टिकल 239A, ये सब सिंपल मेजॉरिटी से भी अमेंड करे जा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ना किस तरह से सिंपल मेजॉरिटी, जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी जा रही है, साथ ही साथ रिजिडिटी एक प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना है। सो वी आर हैविंग इन अ कॉन्स्टिट्यूशन द ब्लेंड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय रिजिडिटी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी। तो बेसिकली यही है जो आपको देखना है अमेंडमेंट से रिलेटेड। और अमेंडमेंट से रिलेटेड जो प्रोविजन है मैंने आपको बता दिया। केस लॉ जो है वो केशवानंद भारती केस का आप रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है, भारती केस। और अगर हम लोग अमेंडमेंट की बात करें तो कई सारे अमेंडमेंट हुए हैं, और अभी मोस्ट रिसेंट जो अमेंडमेंट है वो है 105th अमेंडमेंट एक्ट जो 2021 में हुआ है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखते हैं, फेडरल सिस्टम वेयर द सेंटर इज मोर पावरफुल, या फिर आप कह सकते हैं सेंट्रल बायस है। लास्ट लेक्चर में इसी के ऊपर हम लोगों ने अच्छे तरीके से डील किया। अब यहां पे इसको शुरू करने से पहले एक तरह से मैं आपको रिवाइज ही करवाऊंगी इसको। अगर जिसने भी फेडरलिज्म के ऊपर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो जरूर जाके देखें, आपके सारे डाउट जो हैं वो एकदम ब्रेन वॉश हो जाएगा आपका। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द वर्ड फेडरेशन। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड यूज किया गया है? जी नहीं। हमें क्या बताया गया है? इंडिया को कहा गया है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या कहा है? फेडरेशन वर्ड है नहीं, और ये कहा है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। क्लियर हो गई बात। अब यहां पे वर्ड आ गया यूनियन। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी तो होता है, तो यूनियन से आपको ये टर्म नहीं करना है कि भाई सेंटर इतना ज्यादा पावरफुल है, हमारी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये आप इससे अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पे जो यूनियन वर्ड यूज करने का जो हमारा मेन एजेंडा था वो ये था
बताना ये था कि भाई इंडिया जो है वो किसी स्टेट्स के एकजुट होने पे या स्टेट्स के एग्रीमेंट पे नहीं बना है। यहाँ पे इंडिया किसी स्टेट के एग्रीमेंट पे नहीं बना है, और साथ ही साथ ये भी बताना कि स्टेट जो है अपनी पावर को इस तरीके से एक्सरसाइज नहीं करेंगे कि वो सीड कर जाएं, यानी कि वो सेंटर से सेपरेट हो जाएं। कई बार ऐसा होता है कि स्टेट्स इंडिपेंडेंस की डिमांड करने लगते हैं, तो यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स इस सेंस में कहा गया। अब यहाँ पे फेडरल सिस्टम हमारे कंट्री में है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि हम क्वासी फेडरल हैं, जैसा कि केसी वियरे ने कहा। ठीक है, अब कैसे आप ये अनुमान लगाओगे कि भाई आप फेडरल कंट्री हो या नहीं? आप प्रोविजंस देखोगे, क्या 2 गवर्नमेंट है? बिल्कुल 2 गवर्नमेंट है, इनफैक्ट 2 नहीं 3 गवर्नमेंट है। उसके बाद आप कहोगे क्या डिवीजन ऑफ पावर है? बिल्कुल डिवीजन ऑफ पावर है, 7 शेड्यूल में है, 7 शेड्यूल में है, आर्टिकल 245 प्लस आर्टिकल 246 बिल्कुल है। उसके बाद कहोगे क्या इंडिपेंडेंट जुडिशरी है? बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। उसके बाद कहोगे क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? क्या वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है? बिल्कुल है। क्या बाई कैमरलिज्म है? बिल्कुल है। बाई कैमरलिज्म में क्या होता है, आपके 2 सेट ऑफ असेंबलीज होती हैं। ठीक है, देयर आर 2 सेट ऑफ असेंबलीज, जैसे कि पार्लियामेंट में आप देखोगे राज्यसभा है और लोकसभा है। उसी तरह से अगर आप स्टेट वाइज देखोगे तो क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। भले ही कुछ ही स्टेट्स में है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, लेकिन ये क्या होता है, बाय कैमरलिज्म होता है। आगे बढ़ते हैं, रिजिडिटी बिल्कुल है, और एक ब्लेंड है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। क्लियर हो गई बात? तो ये सारे ही प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी ब्यूटी है कि जहां पे भी रिक्वायरमेंट होती है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने फेडरल स्ट्रक्चर को छोड़ के यूनिटरी हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, सबसे पहले एग्जांपल मैं आपको दूंगी इमरजेंसी का। तो इमरजेंसी प्रोविजन में क्या होता है, इमरजेंसी प्रोविजंस में यही दिया गया है कि सेंटर जो है स्टेट्स की लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर्स को ओवर पावर कर देगा जहां पे इमरजेंसी लागू हो गई है आपके पर्टिकुलर स्टेट में। फॉर दैट मैटर अगर हम लोग आर्टिकल 356 की बात करें तो यहां पे सेंटर पावरफुल हो जाता है। अब सेंटर पावरफुल हो रहा है तो वहां पे रिक्वायरमेंट ही है ना, अगर मान के चलिए वहां पे सेंटर को हम ये पावर ना दें कि सेंटर कैप्चर कर ले, या कैप्चर क्या कर ले, फॉर दैट मैटर आपकी पावर्स को वो एक्सरसाइज करे, अगर ये पावर हमने सेंटर को नहीं दी तो फिर वो कौन एक्सरसाइज करेगा? आपके स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया है, देन हु विल एक्सरसाइज योर फंक्शंस? तो ऐसे केसेस में सेंटर को पावर देना इज मैंडेटरी एंड इट इज बेटर फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो यहाँ पे यूनिटरी प्रोविजंस हैं, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, सिंगल सिटीजनशिप, ओनली 1 कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डील करी हुई है। तो यहाँ पे यूनिटरी प्रोविजंस हैं, लेकिन ओनली देयर वेयर देयर इज अ रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसीलिए मैं इस पॉइंट की स्टॉन्च सपोर्टर हूं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अच्छे से समझिएगा यहाँ पे। अब ब्रिटेन में क्या होता है, यहाँ पे ब्रिटेन में हम लोगों ने देखा यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का स्कोप जो है यूएस में बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है आपका, यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से को हमने अडॉप्ट करा है, लेकिन किसी किसी पॉइंट पे हम लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से भी डिविएट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, और उसी तरह से जो कॉन्सेप्ट हमें जुडिशियल रिव्यू का हमने अडॉप्ट करा है उससे भी हम लोग डिफर करते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वर्ड यूज किया गया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने क्या वर्ड यूज किया है, हमने यूज किया है द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में करने वाले हैं, आर्टिकल 21, आर्टिकल 3, वी आर गोइंग टू कवर इट इन डिटेल। लेकिन किस तरह से आप कहोगे डिफरेंशिएट करोगे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंथेसिस है दोनों का। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने अडॉप्ट तो करा है, लेकिन हम डिफर करते हैं। किस पॉइंट पे डिफर करते हैं? देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे जो लॉज बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, यहाँ पे पार्लियामेंट को सॉवरेन बोला गया है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट, हमारी कंट्री में पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है,
और यहाँ पे इन दोनों के बीच में ही टसल चलती रहती है। तो इसीलिए एक ब्यूटीफुल सिंथेसिस है हमारी कंट्री। उसी तरह से जुडिशियल रिव्यू इतना ज्यादा जो है हमारी कंट्री में नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं उनको भी आप पार्लियामेंट में अगर लॉ बना दिया जाए, लॉज कैन बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बिल्कुल, कौन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा? यहाँ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। और वहीं पे पार्लियामेंट के पास क्या पावर होती है? पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और अन्य लॉज में क्या कर सकता है? अमेंडमेंट कर सकता है। तो बेसिकली जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने यूएस से लिया वो क्या था? वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था। उसी तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो हम लोगों ने आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया उसमें भी हम लोगों ने डिफरेंशिएट ये किया कि हमारी कंट्री की पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं कहलाती है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर देखिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारी कंट्री की जो जुडिशरी कहलाती है वो कहलाती है, यहां पे आप वर्ड याद रखिएगा, कहलाता है सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। अब ये सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मतलब क्या होता है? अब चाहे आपके जो लॉज बनाए गए, चाहे वो सेंट्रल लॉज हो, चाहे वो स्टेट लॉज हो, जो भी आपकी कंट्री में प्रिवेलिंग लॉज है, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सारे ही लॉज इक्वली एप्लीकेबल होंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स हो, चाहे वो लोअर जुडिशरी हो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मिलके जो अपर जुडिशरी, हायर जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और लोअर जुडिशरी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अन्य कोर्ट्स आते हैं। तो सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मतलब यही होता है कि लॉज की जो एनफोर्समेंट है वो हर एक कोर्ट जो है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हो, वो कर सकता है। लेकिन ऐसा यूएस में नहीं होता है। यूएस में स्टेट से रिलेटेड जो लॉज है वो स्टेट जुडिशरी एप्लीकेबल करेगी, एनफोर्स करेगी, और जो फेडरल जो आपका जो फेडरल कोर्ट है या फिर जो आपका सुप्रीम कोर्ट है यूएस का, वो आपके सेंट्रल लॉज को एप्लीकेबल करेगा। तो ये सारे जो बेसिक डिफरेंस है ये है। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या है? इस जुडिशरी जो जुडिशियल सिस्टम है इसको अपहोल्ड करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट में प्रावधान किए गए, क्या प्रोविजंस किए गए हैं, वो उसकी इंडिपेंडेंस को दर्शाते हैं। क्या है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो 65 ईयर्स तक की वो अपना ऑफिस होल्ड करता है। उस तरह से फिक्स्ड सर्विस है, जो एक्सपेंडिचर है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किया जाता है। एज फार एज सुप्रीम कोर्ट की हम लोग बात करें, जो प्रैक्टिस है वो बैन करी गई है, आप रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। और सेपरेशन फ्रॉम जुडिशरी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 51 इसको प्रमोट करता है। तो ये क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं किस तरह से इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और क्या है आपका सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इंडिया में सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। तो ये सारी चीजें आपको इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट फोरम में याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी हैं। सबसे पहली फंडामेंटल राइट क्या है? सबसे पहली फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी। सब कुछ हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। राइट टू फ्रीडम हमें मिलता है आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक की। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23, 24, जहां पे फोर्सफुल लेबर, बेगार, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेकर के 28। उसके बाद आपको मिलेगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से लेकर के 30। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको मिलेगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 के अंदर, जहां पे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि क्या है 5 प्रकार की रिट्स। रिट जुरिस्डिक्शन क्या है? आर्टिकल 32 अपने में एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट एक फंडामेंटल राइट है। अगर आपकी फंडामेंटल राइट वायलेट हुई है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। नेक्स्ट, उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होती हैं ये स्टेट्स के द्वारा गवर्नेंस में यूज करी जाती हैं,
और यहाँ पे जो मेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो एसेंस है, वो ये है वेलफेयर ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे जो वेलफेयर है ना, वो करने के लिए आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज लाई गई हैं। और इनमें बेसिकली आप देखोगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड की बात करता है। विलेज पंचायत आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कई बार ये चर्चा में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे जो 48A जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है वो भी इसी आर्टिकल के ऊपर हमारा बेस्ड है, इसी डायरेक्टिव के ऊपर बेस्ड है, याद रखिएगा। और जैसे कि मैंने बोला आर्टिकल 50 सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ पे मैंने आई थिंक यहाँ पे मैंने आर्टिकल 50 मुझे बताना था, आर्टिकल 50 यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया है। क्लियर हो गई बात? तो ये सारे डायरेक्टिव्स जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गवर्नेंस के लिए। आपकी कंट्री में गवर्नेंस कैसे होगा, स्टेट को हेल्प करते हैं, स्टेट इसके ऊपर लॉज बना सकते हैं। और ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं, यानी कि फ्री लीगल एड के लिए आप कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते हैं कि आपको फ्री लीगल एड नहीं मिला है, जैसा कि डायरेक्टिव्स में दिया गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली वेलफेयर के लिए दिए गए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। और यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे आपको मिनर्वा मिल्स 1980 का जो केस है वो आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एक बैलेंस बनाया गया, उसी के ऊपर बेस्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के एक बैलेंस पे। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट डायरेक्टिव देखिए, नेक्स्ट डायरेक्टिव है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इंसर्ट करी गई थी, दे वर इंसर्टेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट, बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और इस टाइम पे जो है इमरजेंसी लागू थी, उस टाइम पे इसको इंसर्ट किया गया था और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आई थी 1976 में। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये 10 फंडामेंटल राइट्स आपको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्वियसली नहीं मिलती, क्योंकि ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट करी गई थी। लेकिन यहाँ पे 86th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ, द 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, बहुत बड़ा अमेंडमेंट एक्ट था। और इसमें एजुकेशन से रिलेटेड एक फंडामेंटल ड्यूटी इंसर्ट करी गई, फॉर द चिल्ड्रेन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, तो अभी तक की 10 फंडामेंटल राइट्स थी, द फंडामेंटल राइट के was inserted by the amendment 86th amendment act 2002। और इस फंडामेंटल ड्यूटीज को इंसर्ट करने के लिए जो रेकमेंडेशन दिया था, वो रेकमेंडेशन दिया गया था बाय द स्वर्ण सिंह कमिटी। याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वर्ण सिंह कमिटी के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को इंसर्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपके रेकमेंडेशन दिए गए थे। तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग सेपरेटली कवर करने वाले हैं, तो उसको हम लोग उसमें देखेंगे। राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड। जब आप राइट्स का डिमांड कर सकते हो कि ये मेरे अधिकार है, तो आप पहले ड्यूटी करो। और ये बहुत बड़े स्कॉलर ने कहा था कि अगर आप अच्छे से ड्यूटी करोगे तो आपको अपनी राइट्स को इन्फोर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट फीचर पे आ जाइए, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। कई बार आपने देखा होगा, लोग कहते हैं हमारे पास भैया वोट करने का अधिकार है, वोट करने का अधिकार है, वोट करने का अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन ने यह अधिकार दिया हुआ है। और बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का जो प्रिंसिपल है, इसको फॉलो किया जाता है। दैट मीन्स एवरी सिटीजन who is above the age of 18 years or above has the right to vote। ये वोट कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ एंड सो ऑन। तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि कास्ट पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, रेस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, रिलीजन के मैटर पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, एंड एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू वोट। अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल दिया हुआ है। क्या है वो आर्टिकल, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो 61st अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया था, क्या आप लोगों को याद है?
61st अमेंडमेंट एक्ट से जो 21 ईयर्स की एज हुआ करती थी उसको कम करके 18 ईयर्स कर दिया गया, यानी कि अब जो है 18 ईयर्स एंड अबव 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 से 18 ईयर्स एंड अबव हैड द राइट टू वोट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, जहां पे लोकसभा हो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो, इलेक्शंस में राइट टू वोट मिला हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट फीचर पे आइए, सिंगल सिटीजनशिप। अब सिंगल सिटीजनशिप का क्या पूरा जो एक आप देखोगे ना, एक पूरा बवाल है। सिटीजनशिप से रिलेटेड बहुत बवाल चलता है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो सिटीजनशिप से रिलेटेड हम पूरा चैप्टर जो है अलग करने वाले हैं, पूरा पार्ट अलग करने वाले हैं। लेकिन सिटीजनशिप में हमारी कंट्री में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि यूएस में क्या होता है, यूएसए और यूएसए के जो स्टेट्स हैं, ठीक है, यूएस और यूएस के जो स्टेट्स हैं, तो अगर कोई यूएस का सिटीजन है, अगर कोई यूएसए में अगर कोई रहता है या कोई रह रहा है, कोई बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, तो वो यूएसए का भी सिटीजन होगा। साथ ही साथ जिस स्टेट में है उसके पास स्टेट की भी सिटीजनशिप होगी। लेकिन इंडिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो किया जाता है। इंडिया ने भले ही डुअल पॉलिटी को अडॉप्ट किया है, भले ही इंडिया में डुअल पॉलिटी है, इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है और इस फेडरल स्ट्रक्चर में हमारे पास सेंटर है और स्टेट्स हैं, ठीक है। और इस सेंटर स्टेट की पॉलिटी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इट इज नोन एज द डुअल पॉलिटी। भले ही हमारे पास डुअल पॉलिटी है लेकिन हमने सिटीजनशिप सिंगल रखी है, क्योंकि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड फॉर दैट मैटर हम स्टेट्स के अग्रीमेंट से नहीं फॉर्म हुए। हमारा फेडरेशन जो है वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन नहीं है, जहां पे स्टेट्स अलग अलग थे और वो मिलते हैं और एक फेडरेशन फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली यूएस की तरह ये जो यूएस में होता है वो इंडिया में नहीं होता है, जहां पे आपकी सिटीजनशिप कंट्री की भी होगी और स्टेट की भी होगी। लेकिन इंडिया में क्या होता है, सिंगल सिटीजनशिप है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट भी है हमारे पास, सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, ठीक है। तो क्या होता है ना, देखिए कई बार जो प्रोविजंस बनाए जाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे आर्टिकल्स हैं, उनको आपको लॉ के थ्रू भी सप्लीमेंट करना पड़ता है। उसी तरह से देखिए सिटीजनशिप से रिलेटेड एक पूरा पार्ट है हमारा, लेकिन उसके बाद भी हमें उसको एक लॉ या एक इनैक्टमेंट बना के उसको सप्लीमेंट करना होता है, क्योंकि क्या चेंजेस है, क्या डिमांड है आपकी पब्लिक की, द पीपल ऑफ इंडिया क्या डिमांड कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको लॉ बनाना होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फीचर देखिए, इंडिपेंडेंट बॉडीज। आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मिलेगा, इंडिपेंडेंट बॉडीज मिलेंगी, जैसे कि यूपीएससी का प्रावधान दिया हुआ है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान दिया है, फ्रॉम आर्टिकल 315 टू 323 ऑफ पार्ट 14। उसी तरह से आपको देखने को मिलेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक ट्रांसपेरेंट बॉडी किस लिए इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए बनाई गई है। आर्टिकल 324 से लेकर के 329 पार्ट 15 में दिया हुआ है। उसी तरह से कैग है। अब ये कैग कौन है, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है ही इज अ पब्लिक पर्स, और ये आर्टिकल 148 में दिया हुआ है। ये बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड जो है रिकमेंडेशंस देते हैं, बहुत बड़ी पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो ये कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जो फ्रेम करी गई कॉन्स्टिट्यूशन में, इनको भी पावर दी गई। देख रहे हैं आप किस लिए वास्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा जो फीचर है वो देख लेते हैं, इमरजेंसी प्रोविजन। अब देखिए 3 प्रकार की इमरजेंसीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलती हैं। एक है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। उसके बाद आपको मिलता है द प्रेसिडेंस रूल, आर्टिकल 356। और इस प्रेसिडेंस रूल में जो आपको याद रखने की चीज है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन होता है। और आर्टिकल 356 से को आप हमेशा आर्टिकल 365 के साथ मिला के पढ़ेंगे। अपनी बेयर एक्ट लेके बैठा करिए जब भी आप क्लास किया करिए, क्योंकि आपको ही अल्टीमेटली ये बेनिफिट करेगा। ये नेशनल इमरजेंसी हो गई, प्रेसिडेंस रूल हो गया। उसके बाद आपको मिलेगा फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो क्रेडिट है आपकी कंट्री का वो स्टेक पे है, उसके ऊपर खतरा है, तो ऐसे केसेस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको ये बताना है कि नेशनल इमरजेंसी कितनी बार इंपोज करी गई है हमारी कंट्री में।
प्रेसिडेंट रूल कितनी बार इंपोज किया गया है और फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार इंपोज करी गई है, ये आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। आर्टिकल 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स में आप लोगों के साथ एक चीज मुझे डिस्कस ये करनी है कि फंडामेंटल राइट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे रिट जुरिस्डिक्शन होता है, आप रिट जुरिस्डिक्शन में जा सकते हैं। तो यहाँ पे समझना आपको एक चीज ये है, 5 रिट्स हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो क्या ये फंडामेंटल राइट्स ठीक है, आपको फंडामेंटल राइट्स दी गई है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है? बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस व्हिच आर इम्पोज्ड ऑन योर फंडामेंटल राइट्स, और ऐसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अगर आप वॉयलेट करते हैं तो ऐसे केसेस में आप अपनी फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं। और फंडामेंटल राइट्स जो है इमरजेंसी के टाइम पे भी उस पे आपकी फंडामेंटल राइट्स जो है इफेक्ट में नहीं आ सकती हैं अदर देन आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है एज फार एज द इमरजेंसी इज कंसर्न। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर पे, गवर्नमेंट के सेटअप पे। क्या सेटअप है, क्या स्ट्रक्चर है? तो हमारे वहां दो लोगों के फेडरेशन में 2 गवर्नमेंट सेटअप होता है, हमारे वहां 3 गवर्नमेंट सेटअप है। ठीक है, तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको मिलेगी, यूनियन कह लीजिए, सेंट्रल कह लीजिए। उसके बाद रेस्पेक्टिव स्टेट्स में आपको स्टेट गवर्नमेंट मिलेगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट मिलेगी, आपको गवर्नर्स मिलेंगे, आपको चीफ मिनिस्टर्स मिलेंगे, इनकी अपनी सेपरेट मैकेनिज्म है, लेकिन सब कुछ दिया है आपको कॉन्स्टिट्यूशन में। उसी तरह से आपको लोकल बॉडीज और अर्बन बॉडीज मिली हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये कैसे मिली हैं? बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, जिसने 12वां शेड्यूल भी ऐड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और लोकल बॉडीज यानी कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करी गई हैं। तो ये 3 टियर का जो गवर्नमेंट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है, और ये सेलिएंट फीचर, एक यूनिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों आपको नहीं लगता है ये एक यूनिक फीचर कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है वो किस तरह से डिवाइडेड है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जब कमेंसमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कमेंसमेंट के टाइम पे देयर वर 395 आर्टिकल्स। आज भी लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स है, आप यही कहोगे कि देयर आर 395 आर्टिकल्स, क्योंकि जो नंबर ऑफ आर्टिकल है वो आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में 395 ही है। लेकिन अभी करेंटली आई थिंक 448 आर्टिकल से भी ज्यादा आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। कई अमेंडमेंट्स हुए, उन अमेंडमेंट्स में प्रोविजंस हटाए भी गए, इंसर्ट भी करे गए। तो इन अमेंडमेंट एक्ट से ये नंबर जो है, ये नंबर वेरी करता रहता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि आपके नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर आर्टिकल का जो है वो चेंज नहीं होता। क्योंकि कई बार क्या है, अगर मान के चलिए 266 में अमेंडमेंट हुआ या 239 में अगर अमेंडमेंट हुआ, तो 239A भी मिलेगा आपको, 239B भी मिल सकता है। तो इस तरह से जो है वो चेंजेस करे जाते हैं। अब ये जो है, ये आर्टिकल्स जो है आपके डिवाइडेड है 22 पार्ट्स में, 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेकिन कमेंसमेंट के टाइम पे 22 पार्ट्स थे, अभी करेंटली 25 पार्ट्स हैं। सेम वही चीज है, अमेंडमेंट से जो है पार्ट्स भी इंक्रीज करे गए, लेकिन आप इनको 22 पार्ट्स ही कहोगे। और इसके साथ ही साथ वी हैव 12 शेड्यूल्स, 12 शेड्यूल्स है हमारे पास। और बेसिकली यही सारी चीजें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में याद रखनी है। बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, जो मोस्ट रिसेंट अमेंडमेंट है वो है 105th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स की, अगर हम लोग बात करें तो पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पार्ट 2 सिटीजनशिप से रिलेटेड है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड है, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। याद रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज में मैंने मिस आउट कर दिया, पार्ट 4A जो है वो इंसर्ट किया गया था। आर्टिकल 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, जिसको मैं अभी लिख देती हूं। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड जो प्रोविजंस है 51A।
आर्टिकल 51A और पार्ट 4A, ठीक है। ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। उसके बाद आप देखिए आपका यूनियन गवर्नमेंट आ जाता है, पार्ट 5। पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट, पार्ट 7 में जो पार्ट बी से रिलेटेड जो आपके स्टेट्स थे शेड्यूल में वो उसके बारे में है। पार्ट 8 में आपको मिलेगा यूनियन टेरिटरीज, पार्ट 9 में पंचायत, 9A में म्यूनिसिपैलिटीज, 10 में शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, 11 में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, इसमें लेजिस्लेटिव रिलेशंस भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस भी हैं। फिर आपको पार्ट 12 में फाइनेंस से रिलेटेड है, पार्ट 13 ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पार्ट। उसके बाद सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स यू विल गेट इन पार्ट 14। 14A में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, 15 में आपको इलेक्शंस मिलेगा, 16 में आपको रिजर्वेशन से रिलेटेड प्रोविजंस मिलेंगे, 17 में आपको ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड एक पार्ट मिलेगा, 18 में आपको इमरजेंसी प्रोविजंस, 19 में आपको मिसलेनियस प्रोविजंस, 20 में आपको अमेंडमेंट मिलेगा आर्टिकल 368 के अंडर, 21 में टेम्पररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस, जहां से जम्मू एंड कश्मीर को 2019 के जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से हटाया गया। उसके बाद आपको मिलेगा पार्ट 22 दैट इज द शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। 22 पार्ट्स हैं। देखिए अमेंडमेंट्स करे गए, चेंजेस करे गए, लेकिन उसके बाद भी हम लोग 22 पार्ट्स ही कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्राइब्यूनल्स, आपकी जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये अमेंडमेंट से ऐड करी गई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शेड्यूल्स। अच्छा शेड्यूल्स जो है आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगी, ट्रिक टू रिमेंबर द शेड्यूल्स, ट्रिक भी अभी मैं आपको दूंगी, पहले देख लेते हैं। शेड्यूल 1 जो है स्टेट एंड ड्यूटीज के नाम के बारे में, बाउंड्रीज के बारे में डील करता है। 2 में आपको स्पेशल पावर्स, सैलरी डिटेल्स मिलेंगी ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर एक्सेट्रा। शेड्यूल 3 ओथ प्रोमिसेस ऑफ ऑल अथॉरिटीज बताता है। शेड्यूल 4 में आपको राज्यसभा, MP, काउंट ऑफ स्टेट ड्यूटीज। शेड्यूल 5 में आपको शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में मिलेगा। शेड्यूल 6 में आपको स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, ट्राइबल एरियाज एक्सेट्रा। शेड्यूल 7 आपको लिस्ट के बारे में बताता है। शेड्यूल 8 में आपको ऑफिशियल लैंग्वेजेस मिलेंगी। शेड्यूल 9 में आप वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पढ़ोगे। शेड्यूल 10 डिटेल्स अबाउट पार्टी चेंजेस एंड डिस्क्वालिफिकेशन। शेड्यूल 10 याद रखिएगा डिस्क्वालिफिकेशन के नाम से। शेड्यूल 11 रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स ऑफ पंचायत, एंड उसके बाद शेड्यूल 12 लास्ट बट नॉट द लीस्ट अबाउट म्यूनिसिपैलिटीज। अब एक बार आप इसका ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। बहुत घिसी पिटी ट्रिक है, मुझे जज मत करिएगा आप लोग, लेकिन याद रहता है इससे। अब यहाँ पे जो ये जो है ना टी, इसका टी आप यूनियन टेरिटरीज का टी याद रख सकते हो इससे। उसके बाद ई जो है इसमें आप इमोल्यूमेंट से याद रख सकते हो, सैलरीज एंड इमोल्यूमेंट्स, ठीक है, जैसे कि मैंने याद रखा था। ए में आपको यहाँ पे आपको मिलेगा टीयर्स में ए, यहाँ पे आपको मिलेगा ओथ एंड एफर्मेशन। इसको आप कैसे याद रखोगे? बाय द वर्ड एफर्मेशन, ठीक है, ओथ एंड एफर्मेशन होते हैं। उसके बाद शेड्यूल 4 में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे राज्यसभा है, आर से राज्यसभा याद रखिएगा। उसके बाद शेड्यूल्ड एरियाज 5 से याद रखिएगा, एस से। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे ट्राइबल एरियाज, तो ओ आप कैसे याद रखोगे? अदर ट्राइबल एरियाज के नाम से, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? अदर ट्राइबल एरियाज, यहाँ पे ओ आ जाएगा आपका। फिर शेड्यूल 7 में आपकी लिस्ट के बारे में दिया है, तो यहाँ फेडरल प्रोविजन है, आप उसको फेडरल के नाम से याद रख सकते हैं, ये आपका हो गया एफ। उसके बाद शेड्यूल 8 आपका आता है ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड, ये हो गया ओ। उसके बाद 9 आपका आता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, ये लैंड रेगुलेशन से रिलेटेड है, तो ये आप एल से याद रख सकते हैं। शेड्यूल 10 आपका बात करता है डिटेल्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन, तो आप ये डी से याद रख सकते हैं। उसके बाद पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। तो एक छोटी सी ट्रिक थी, बहुत पुरानी, बहुत घिसी पिटी है, लेकिन याद करने के लिए याद हो सकता है आपको चीजें। ये हो गई बात आपके शेड्यूल्स की। और फाइनली जो है हम अपने इस लेक्चर के एंड पे आ चुके हैं। और याद रखिएगा जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं लेक्चर में उसका जवाब देना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नए लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहना है, बेयर एक्ट लेके बैठना है क्लास में। टेक केयर एंड गुड बाय।